नमस्कार, बिहार झारखंड की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पूरे देश ने प्रधानमंत्री की मन की बात सुनी। मन की बात कार्यक्रम के दौरान लोगों की नजर टीवी स्क्रीन पर थी। पटना के भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने भी सुनी मन की बात। सीएम सोरेन ने राज्यवासियों के सपनों को किया साकार। हवाई जहाज से करवाई प्रवासियों की वापसी। 180 प्रवासी मजदूरों को लेकर फ्लाइट रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंची। गिरिडीह रेलवे स्टेशन में लगे 100 फीट के तिरंगे को रेल प्रबंधन ने उतारा। स्थानीय लोगों में दिखी नाराजगी। लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज का बताया अपमान। और समस्तीपुर में इन दिनों अपराधियों का हौसला बुलंद। घर लौटते वक्त एक गिटी व्यापारियों को अपराधी ने गोली मारी। व्यापारी गंभीर रूप से घायल, लोगों ने पहुंचाया अस्पताल। तो बीते 24 मार्च से शुरू हुए लॉकडाउन के पहले चरण से अब तक लगभग 3.5 लाख प्रवासी मजदूरों को बस, ट्रेन और हवाई जहाज के माध्यम से झारखंड वापस लाया जा चुका है। अभी भी लगभग 4 लाख प्रवासियों को झारखंड वापसी का इंतजार है और अब झारखंड लौट रहे प्रवासी श्रमिकों की वजह से राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हुई है। बीते 9 दिनों में भारत में कोरोना का जो ग्रोथ रेट है वो 5.32% था। वहीं झारखंड में ये ग्रोथ रेट 7.78% हो गया है। प्रवासियों के लौटने से कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे खतरे पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान 7.5 लाख से भी ज्यादा झारखंड के प्रवासियों के लौटने से झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसकी शुरुआत बीते 10 मई से हो गई है। वहीं 10 मई को गुजरात के सूरत से एक बस में लौटे 51 प्रवासी मजदूरों में 20 कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इससे एक दिन पहले ही राजधानी समेत राज्य के अन्य जिलों में लगातार कोरोना संक्रमण की तादाद बढ़ती ही जा रही है। इसी तरह कमोवेश झारखंड के 22 जिले प्रवासी मजदूर की वजह से कोरोना संक्रमित हो गए हैं। प्रवासी मजदूरों में संक्रमण के इन मामलों ने राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। जांच, जब आपको याद होगा कि झारखंड में जब जांच हो रही थी तो पहला एक हमारा जमशेदपुर एमजीएम मेडिकल कॉलेज में जांच का शुभारंभ हुआ था। उसके बाद हमने रिम्स में किया। रिम्स के बाद रांची इटकी में हुआ, फिर पीएमसीएच धनबाद में हुआ, फिर जमशेदपुर टीएमएच में हुआ। इसके बाद जो है राज्य सरकार ने 4 जो है प्राइवेट लोगों को भी जो है स्वीकृति प्रदान की जांच करने के लिए। इसके बाद जो है देवघर, हजारीबाग और दुमका में जो हमारे अस्पताल हैं वहां पर भी जो है हम लैब को दुरुस्त कर रहे हैं और बहुत जल्दी जो है आईसीएमआर से हम परमिशन लेके वहां पर भी जो है आरटीपीसीआर मशीन डाल के जाँच का दायरा बढ़ाएंगे। इसी के साथ ट्रूनेट मशीन से हम 30 ट्रूनेट मशीन जो है अधिष्ठापन कर रहे हैं, जिसमें 10 लग चुकी है और उसका और हम बढ़ाने के उस पर विचार कर रहे हैं। वहीं झारखंड के कई जिलों से मिली जानकारी के मुताबिक लौटने वाले प्रवासी मजदूरों की संख्या इतनी ज्यादा है कि इन्हें अलग से क्वारंटीन में रखा नहीं जा सकता। हाल ही में गिरिडीह में ही लगभग 25,000 मजदूर लौटे हैं। कई जिलों की ऐसी ही स्थिति है। वहीं पंचायत भवनों, सामुदायिक भवनों और स्कूलों में बनाए गए क्वारंटीन सेंटरों में व्यवस्था नहीं होने की भी शिकायतें आ रही हैं। इस मुद्दे को विपक्ष भी नजरअंदाज करता नहीं नजर आ रहा। वहीं बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि प्रवासी मजदूरों के हर जरूरत का ख्याल सरकार करे, तभी इस संकट की घड़ी से उबरा जा सकता है। झारखंड में 2 सरकार है, एक हेमंत सोरेन की सरकार और एक आलमगीर की सरकार। अब ये पता इन लोग को नहीं है कि जो भारतीय कोने कोने से जो हमारे प्रवासी आ रहे हैं उनको क्या इंतजाम करना चाहिए। गाय बैल की तरह जैसे क्वारंटाइन सेंटर में हमने देखा अपने विधानसभा क्षेत्र में जाकर कि गाय बैल की तरह 2 टाइम जैसे गाय बैलों को सानी दिया जाता है, भोजन दिया जाता है, एके में लाद के दो, उस तरह की व्यवस्था किए हुए हैं। कहीं भी कोई ट्रेस इन लोगों को टेस्ट का कोई व्यवस्था नहीं है। आपको बता दें कि हर दिन हजारों मजदूर झारखंड लौट रहे हैं। राज्य सरकार ने हाल के दिनों में जांच की रफ्तार बढ़ाई है।
और धीरे धीरे इसे हर जिले तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। अब प्रतिदिन लगभग 1400 से अधिक सैंपल की जांच हो रही है। प्रवासियों को संक्रमण से बचाने के साथ साथ उनकी राहत और पुनर्वास की दोहरी चुनौती सरकार के सामने खड़ी है। सरकार इस दोहरी चुनौती से कैसे निपटती है, ये देखने की बात होगी। साधना प्लस के लिए रांची से चंदन वर्मा की रिपोर्ट। तो पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के दौरान देश भर के लोगों की निगाहें टीवी स्क्रीनों पर टिकी थी। आज आयोजित प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को राजधानी पटना के बिहार प्रदेश भाजपा कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सुना गया। तो गुड़ चना चढ़ाओ कोरोना भगाओ, इसी जुमले को यहां पर चरितार्थ करते हुए बाढ़ के यहां उमानाथ धाम में गंगा स्नान कर पूजा पाठ करने वाले भक्तों की सैलाब उमड़ पड़ा है। आपको बता दें कि भीड़ का आलम यह रहा कि धड़ल्ले से गंगा स्नान करने वाली महिलाओं, बच्चों और पुरुषों ने सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल और लॉकडाउन की धज्जियां यहां पर उड़ाते हुए नजर आए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। सभी लोगों का यही कहना है कि गंगा स्नान कर गुड़ और चना चढ़ाने से गंगा माता खुश हो जाएंगी और कोरोना भाग जाएगा। बताते चले कि बाढ़ प्रशासन की लापरवाही की वजह से उमानाथ धाम पर जिस तरह की भीड़ उमड़ी है, उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि यहाँ कोरोना भागने का नहीं बल्कि उसे बुलाया जा रहा है, जिसका खामियाजा बाढ़ वासियों को आने वाले भविष्य में भुगतना पड़ सकता है। लगातार लोगों से यह अपील की जा रही है, लगातार लोगों को समझाया जा रहा है कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, महफूज रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। लेकिन जो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर वो दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं बाढ़ की। गंगा स्नान कर गुड़ और चना चढ़ाने से गंगा मां खुश हो जाएंगी और कोरोना यहां से भाग जाएगा, ये मानना है इन लोगों का। इन लोगों का कहना है कि अगर वो गंगा स्नान करके गुड़ और चना चढ़ाएंगे तो गंगा मां उनसे खुश हो जाएंगी और खुश होकर कोरोना यहां से भाग जाएगा। लेकिन शायद इन लोगों को नहीं पता कि कोरोना को भगाना तो दूर की बात है, ये लोग खुद ही उसे आमंत्रित कर रहे हैं। तो नहीं, गंगा स्नान के लोग आ रहे हैं। गंगा स्नान करने से लोग हवा उठा हुआ तो कोरोना जो भाग जाए। तो गंगा नहाओ कोरोना। हाँ, इसीलिए गंगा स्नान सब लोग कर रहे हैं। तो ये नवादा गया सब जगह के लोग हैं। तो ये अंधविश्वास है कि सही है? जो कहिए अब उसको जहाँ जो बतलाया भगत बढ़िया, अब उससे आ रहा है। मैंने आस्था है, आस्थे का है। अब अंधविश्वास नहीं है। अंधविश्वास कहिए, आस्था कहिए, अब जो तो मन का ये है। कोरोना भगाने का गुड़ चना चढ़ाने से कोरोना भाग जाएगी। कोई बताए हैं आप लोग को? कौन बताए? हल्ला हुआ है कि गुड़ चना चढ़ाइए, गंगा नहाइए। तो अजीब परंपरा और अजीब लोगों की सोच है, जिनका ये मानना है कि गुड़ और चना अगर वो चढ़ाएंगे और गंगा स्नान करके चढ़ाएंगे तो कोरोना यहां से भाग जाएगा। इस तरीके की चीजों से लोगों को निकलना होगा ताकि कोरोना को असल में दूर किया जा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम भारतीयों को एक सपना दिखाया था कि हवाई चप्पल में रहने वाले लोगों को भी उनकी सरकार हवाई जहाज में बैठाएगी। वहीं पीएम मोदी भारतीयों को दिखाए गए सपने को साकार कर पाते उससे पहले ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों के इस सपने को साकार कर दिया। लॉकडाउन के दौरान यहां पर दूर प्रदेशों में फंसे झारखंड के प्रवासियों को हवाई जहाज के माध्यम से उनके राज्य वापस लाया गया है। इसी क्रम में 180 प्रवासी मजदूरों को लेकर फ्लाइट यहां पर ब्लेयर से रांची बिरसा मुंडा पहुंची है। आपको बताते चले कि मजदूरों की वापसी के क्रम में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर हालात का जायजा लिया हमारे रांची के संवाददाता चंदन वर्मा ने। के कारण लगे लॉकडाउन में जो लोग भी फंस गए हैं, राज्य सरकार की पहल से, झारखंड सरकार की पहल से अब धीरे धीरे लोग वापस आ रहे हैं, अपने देश लौट रहे हैं। तो यूं कह ले कि एयरलिफ्ट के जरिए जो प्रवासी मजदूर हैं
उनको बहुत बड़ी एक सहायता मिल रही है, क्योंकि एक सपना सा था उनका कि अपने घर, अपने राज्य जो है, अपनी मिट्टी को चूमने का मौका मिले, अपने घर जाने का मौका मिले, और यह मौका हेमंत सरकार के द्वारा उन्हें मिल रहा है। एयर लिफ्ट के जरिए तकरीबन 188 प्रवासी मजदूरों को आज अंडमान से झारखंड लाया जा रहा है, और सभी मजदूर जो है लगातार जो है धीरे धीरे एयरपोर्ट से निकल रहे हैं। हम अभी इस वक्त खड़े हैं रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पे, जहां पर सभी मजदूरों का जो है निकलना जारी है। जो नियम है, उन लोगों का जो स्कैनिंग है, जो टेस्ट वगैरह है, उनको उस प्रक्रिया से गुजर के सभी को निकलना है, और उसके बाद जो है सभी को उनके गंतव्य के लिए भेजा जा रहा है। झारखंड सरकार के पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी आए हुए हैं। वो अपनी बात जो है मीडिया के समक्ष रख रहे हैं। थोड़ी सी जो है उनसे चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि प्रवासी मजदूर के वापसी में सबसे पहले झारखंड ही में ट्रेन चली। इसके बाद जो मुख्यमंत्री जी का एक कमिटमेंट था कि हम प्रवासी मजदूरों को हवाई जहाज से भी अपना प्रदेश में लौटाएंगे, और ये दूसरी बार है कि हवाई जहाज से आज अंडमान निकोबार से हमारे प्रवासी मजदूर यहाँ पर पहुँचाए गए हैं। आपको यात्रा के दौरान जब हवाई जहाज में थे तो हवाई जहाज में कैसी व्यवस्था थी? आप शिबू सोरेन अच्छा, शिबू सोरेन को धन्यवाद देना चाह रहे हैं जी। शिबू सोरेन इनको अच्छी तरह से याद है। आप ये बताएं कि अब जो व्यवस्था थी प्लेन में वो कैसे थी? अच्छा थे। अच्छा था। वहाँ पर क्या परेशानी हो रही थी जहाँ अंडमान में आप फंसे हुए थे, और क्या काम करते थे? वहाँ एल&टी कंपनी में। एल&टी कंपनी में जी। क्या दिक्कत क्या हो रही थी? दिक्कत तो है कोरोना के वास्ते। हाँ? कोरोना के कारण सभी चीजों के लिए दिक्कत हो गई थी। क्या नाम हो गया आपका? प्रेम राम। कहाँ जाना है? कोलेवीरा। ये कोलेवीरा के रहने वाले हैं, और एयरपोर्ट से अब सीधे जो बस में ये बैठेंगे, इन्हें इनके गंतव्य तक जो है वो बस छोड़ेगी। यानी कोलेवीरा हर जो भी मजदूर जहाँ के हैं उन मजदूरों को उनके घर तक छोड़ने के लिए आप देख सकते हैं कि ये जो बसें लगी हुई है लाइन से, सभी बस जो है प्रवासी मजदूर को लेकर जाएंगी, और ये सभी स्थान का जो नाम है हर बस में अंकित किया हुआ है। तो कहीं न कहीं यह एक मजदूरों के लिए अच्छी बात है, एक खुशी की बात है कि आखिरकार इस कोरोना महामारी में जो लॉकडाउन लगा है, इस लॉकडाउन के मुसीबत से उनको निकलकर अपने घर, अपने राज्य आने का मौका मिला। इसकी खुशी जो है उनके चेहरे पे साफ तौर पे देखी जा रही है। सहयोगी कुणाल के साथ चंदन वर्मा, साधना न्यूज, रांची। तो जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को दिखाया था, आज वही सपना उनसे पहले यहां झारखंड के मुख्यमंत्री ने साकार करके दिखा दिया है। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो गिरिडीह रेलवे स्टेशन में लगे 100 फीट के तिरंगे को रेल प्रबंधक के द्वारा उतार लिए जाने के बाद स्थानीय लोगों में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है, और इसी संबंध में स्थानीय लोग इस हरकत को राष्ट्रीय ध्वज का अपमान बता रहे हैं। वहीं रेल प्रशासन से सवाल पूछे जाने पर बताया गया कि आंधी तूफान को देखते हुए अगले आदेश तक के लिए राष्ट्रीय ध्वज को उतार लिया गया है। हालांकि गिरिडीह स्टेशन प्रबंधन NK वनवाल ने कुछ भी कहने से इस पूरे मसले पर इनकार कर दिया। राष्ट्रीय फ्लैग का इस तरह से अपमान हो रहा है। सेक्शन 3 में लिखा गया है कि चाहे वेदर क्लाइमेट हो, चाहे जैसा भी क्लाइमेट हो, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को नहीं उतारा जा सकता है।
तो इसकी मैं यही मांग करता हूँ कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। तो वहीं बिहार में प्रवासियों को क्वारंटाइन सेंटर में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ताजा मामला वैशाली के यहां गैरोल से सामने आया है, जहां होम क्वारंटीन होने वाले प्रवासी मजदूरों को भारी फजीहतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल सरकारी आदेश के मुताबिक ग्रीन जोन से आए प्रवासी मजदूरों को होम क्वारंटीन के लिए भेज दिया गया है, लेकिन इन प्रवासी मजदूरों को होम क्वारंटीन होने के लिए अपने घर में ही जगह नहीं मिल रही, जिसके कारण वो होम क्वारंटाइन के नाम पर जंगल झाड़ में रहने को मजबूर हैं। ये नजारा लोदीपुर पंचायत का है, जहां 1 दर्जन प्रवासी मजदूर जो गुजरात से लौटे हैं, उन्हें होम क्वारंटाइन के लिए प्रशासन ने कह दिया है, जिसके बाद उन्हें इसी जंगल झाड़ में तंबू के नीचे रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। डर लग रहा है, फिर भी हम लोग रह रहे, गांव वाला रहने नहीं देता है, इसीलिए। क्या कहता है? बोला है गांव में नहीं घुसने देंगे, इसीलिए घर में नहीं जाने। किसी चौर में रह रहे हैं? चौर में रह रहे हैं। तो कितना दिन क्वारंटाइन से चाहे आप? वहाँ से भगा दिया, वहाँ से 5 दिन थे। हाँ। उसके बाद वहाँ से बोला मुखिया। कौन स्कूल में? नारायणपुर स्कूल में। हाँ। तो वहाँ से मुखिया बोला से नहीं, अब घर पे ही जाओ रहना। तो वहाँ से वो कागज वगज बना दिया कुछ, वहाँ से निकाला। तो हम लोग हॉस्पिटल से हम लोग को स्कूल में भेजा गया, नारायणपुर स्कूल में। वहाँ से हम लोग 6 दिन रहे। 6 दिन रहने के बाद वहाँ से बोला कि नहीं, आप लोग होम क्वारंटाइन हो जाइए। होम क्वारंटाइन होने के बाद यहाँ गांव में आए थे, गांव में किसी रहने नहीं दे रहा था। तो हम लोग खेत में किसी तरह रहे 2 दिन। उसके बाद चंदा उंदा पैसा करके सभी आदमी से लेके एक तंबू बनाए। तंबू बनाने के बाद इसी तरह रहे। फिर भी यहाँ से सांप भी निकलता है, जानवर भी आता है, घुरपरास भी आता है, लेकिन क्या करें, धूप में इतना रहता है, किसी तरह हम लोग इसी में गुजारा करते हैं। जंगल में रुके कि वहाँ गए चेक कराने, तो वहाँ बोले कि होम क्वारंटाइन करना है। तो आके घर में बैठने रहना चाहे तो गांव वाला बोले कि नहीं, यहाँ नहीं रहना है, जाइए बाहर रहिए। तो फिर हम लोग वहाँ से आए, अपना इधर जंगल में रह रहे हैं। यहाँ पे डर भी लगता है जानवर से, कीड़ा मकोड़ा से भी ज्यादा डर लग रहा है। रात में भी नहीं सो पाते हैं? रात में भी ठीक से नहीं सो पाते, मच्छर बहुत काटता है, बारिश होता है तो बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। और अब खबर समस्तीपुर से है। समस्तीपुर जिले में इन दिनों अपराधियों का मनोबल काफी ज्यादा बढ़ गया है। ताजा मामला समस्तीपुर के मुफरिसली थाना क्षेत्र स्थित यहां पर कपूरी गांव का है, जहां घर लौटने के दौरान एक गिट्टी व्यवसायी को अपराधियों ने गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बताते चले, स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए शहर के ही एक निजी क्लिनिक पर उसे भर्ती कराया। उधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। घर आ रहा था, कर्पूरी ग्राम दुर्गा स्थान के नजदीक पहले से खड़ा 4 व्यक्ति ने पर फायरिंग किया। ये अपना ये राधे मोहन सिंह, उम्र 32 वर्ष, पिता स्वर्गीय रमाकांत सिंह, घर बताया कर्पूरी ग्राम। बोला कि गन चौक आ रहे थे, गन चौक से दुर्गा स्थान पर गोली लगा। कितने की संख्या में थे वो? कितने की संख्या में अपराधी थे? अभी सब नहीं बताया, बाकी सब बाद में बताया। हम उसको पहचान लिए हैं कि बाद में बताया। तो देश की रक्षा की जिम्मेदारी फौजी के कंधों पर होती है, लेकिन आज उसी फौजी को अपने परिवार के साथ साथ अपनी जान का भी खतरा बना हुआ है। मामला भागलपुर का है, जहां एक फौजी परिवार की जिंदगी खतरे में है और वो डर के माहौल में जी रहा है और घर में ही कैद होकर इलाके के दबंगों से खुद को और अपने पूरे परिवार को बचाने के लिए मजबूर हो गया है। आपको बता दें कि नवनीत वायुसेना में सर्जित पोस्ट पर काम करता है और छुट्टी लेकर लगातार वो थाना, एसएसपी और डीआईजी ऑफिस के चक्कर लगा रहा है, लेकिन आश्वासन के अलावा अभी तक दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद थक हार कर नवनीत ने ये तक कह डाला कि अगर प्रशासन दबंगों पर कार्रवाई नहीं करती है तो वो आत्महत्या कर लेगा। थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, अभी धमकी दिया जाता है कि इस रास्ता से आप लोग को नहीं जाने दिया जाएगा, तरह तरह का बात विवाद हो रहा है। नहीं तो अगर जाएंगे तो अब देखिए आगे क्या होता है, हो सकता है मार भी दे, ये भी डर रहता है। इसलिए घर में कैद हो गए, घर में बंद है, बच्ची लोग सब घर में ही है, किससे गप करेंगे, तरह तरह का मजाक उड़ाया जा रहा है। का देहांत हो चुका है, मैं अकेला हूँ घर में। उन दिनों के बाद मुझे वो केस उठाने के दबाव में बहुत रूप से पीड़ित करते रहे हैं
गाली गलौज मारपीट, हमारे घर में औरतें हैं और 2 भतीजी हैं जवान, उनका रेप करने का धमकी और मुझ पर रेप केस करने का धमकी। और मेरा आज कई 2-3 जमीन जो रजिस्ट्री बंटवारा के तहत मेरा अधिकार में है उस पर भी इंक्रोच किया उन्होंने फिर दोबारा, जिसका फिर मैंने आवेदन दिया कालवा थाना को, जिस पे कोई भी कार्रवाई अभी तक मुझे सूचित नहीं की गई है। तो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि करीब 1 बजे एम्बुलेंस के लिए 102 नंबर को डायल करने पर एम्बुलेंस करीब 5 बजे आती है और इसी दौरान मरीज की मौत हो जाती है। मामला पूर्णिया सदर अस्पताल का है, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रानीपत्रा के एक मरीज इलाज के लिए भर्ती कराए गए थे। मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे दूसरी जगह रेफर कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने एम्बुलेंस के लिए यहां पर 102 नंबर पर कॉल किया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची और मरीज की मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद एम्बुलेंस आने पर परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने मारपीट तक शुरू कर दी। काफी देर तक हंगामा होने के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले को शांत कराया। कोरोना लेके महामारी में काम चल रहा है, हम लोग जब तक यहाँ पहुँचे तब तक इसी क्रम में वो लोग हमको काहे मारपीट किया? गाड़ी नहीं मिलने के कारण। मतलब एम्बुलेंस लेट से एम्बुलेंस लगाए तब तक उसका पेशेंट मर गया। आप लोग का कहना है कि एम्बुलेंस देर से, मतलब आप लोग कब से फोन कर रहा है? 2 घंटा से आप? हमको कॉल आया नहीं, जिस समय आया उससे 5 आपको कितना देर पहले कॉल आया? 5 मिनट। अभी एम्बुलेंस लेट से लेके आया। कितना बजे एम्बुलेंस को फोन किया? एम्बुलेंस को 12:30 बजे फोन किया। कौन सा नंबर पे? 95 बात कर वाला। नहीं, ये क्या मतलब कौन सा नंबर पे डायल किया? 102 पे। 102 पे कितने बजे डायल किया? 12:30 बजे किया। वो बोला कि मैम जब उठाई तो बोला कि ठीक है सर, आपका आधा घंटा में सर्विस दे रहे हैं, पहुँच जाएगा सर। गाड़ी आया 4:30। कितने लेट से आया? 12:30 बजे जोड़ी। कितना? 12:30 बजे से? 12:30 4:10 बजे होगा। तो आप 3.5 घंटा लगभग। तो एक मिनट, तो अब उसके बाद वो लगा के बैठा हुआ था, उसको पेशेंट दिखाया। एम्बुलेंस जब आया तभी पेशेंट बोले देख कीजिए कि वो जिंदा है। बोला हमको भैया आप डॉक्यूमेंट सब दे दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। वो खुद नंबर दिया, इस पे व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप करके तब नंबर उसको दे दिए, ठीक है। वो बोला भैया आप जाते एम्बुलेंस लेके आते हैं। वो गया, वो उधर भाग दिया। भागा क्यों भैया? जब वो कुछ नहीं किया तो वो भागा क्यों? भागने देखिए, वो मेरा हाथ काट दिया, गेट में दबा। मारपीट भी किया आपसे? हाँ, मारपीट तक की है भैया। तो औरंगाबाद में देर शाम यहां पर आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरा युवक घायल हो गया। मामला हसपुरा थाना क्षेत्र के डिडिल गांव का है, जहां युवक अपने दोस्त के साथ अपनी मां की दवा लेने के लिए मेडिकल जा रहा था। उसी दौरान बिजली की चपेट में आ गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने उन्हें हसपुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरे की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। बंद करके ड्यूटी अपना घर जा रहे थे, इसने मनपुरा बाजार में पहुंचे तो बहुत खानका और पानी का आवाज़ आया, तो हम रुक गए उसके रूम में। उसके बाद आधा घंटे के बाद बड़ा उफंड था, हम तो घर गए थे। तो हसपुरा आओ तो आपको इलाका में कोई आदमी खानका तो मर गया, चलना है दिन। तो हम बढ़े लगे तो कहने आई हॉस्पिटल, हम हॉस्पिटल में गए। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।